everyone and welcome back to Science by Sakshi. It's so good to see you all again. आज हम बात करने वाले हैं KVS PGT बायोटेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी मैंने आपको बताया था कि KVS PGT बायोटेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड देम। सो मुझे एक पेपर मुझे मिल गया है, आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोट्स RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली ट्रांसक्राइब फॉर। आपसे पूछा है कि RNA पॉलीमरेज 1, 2 और 3 क्या ट्रांसक्राइब करते हैं, और आपके ऑप्शंस हैं mRNA, tRNA, rRNA, tRNA, rRNA, mRNA, rRNA, mRNA, tRNA या फिर mRNA, mRNA एंड tRNA। तो अगर मैं बात करूं RNA पॉलीमरेज 1 की, RNA पॉलीमरेज 1 जो है ये rRNA को ट्रांसक्राइब करता है, rRNA की ट्रांसक्रिप्शन में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आपको सबसे पहले rRNA देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको फर्स्ट rRNA नहीं देखने को मिल रहा। अगर मैं RNA पॉलीमरेज सेकंड की बात करूं, ये mRNA की ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, और RNA पॉलीमरेज थर्ड जो है वो tRNA की ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो RNA पॉलीमरेज थर्ड है ये rRNA की ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो कि है 5S rRNA। तो 5S rRNA को RNA पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब नहीं करता। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अ कोवलेंटली बाउंड डोनर हाइड्रोजन एटम विद सम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोवलेंटली बाउंड एक्सेप्टर एटम इज। आपसे पूछा है कि एक कोवलेंटली बाउंड हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोवलेंटली बाउंड एक्सेप्टर एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा। और आपके पास ऑप्शंस हैं आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम और ग्रुप। तो यहाँ पर हम एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, आपको पता है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की बात करूं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ऐसे एटम्स के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। और अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड जो है ये बनता है ऑपोजिटली चार्ज्ड एटम्स के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं आयंस के बीच में, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो एक्सेप्टर एटम यहाँ पर अटैच्ड है उसके बीच में नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जनरेट होती है, और जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के पीछे क्या रीजन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू नाइट्रोजनस बेसिस। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरेक्शन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इन हेलिकल स्टैक। हेलिकल स्टैक्स में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंट्रैक्शन की वजह से होता है, ये ऑप्शन गलत है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स। एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स की, जैसे ये अगर एक स्ट्रैंड है तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में क्या होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होती है, क्या उसकी वजह से होता है। द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड द नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड होती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो नहीं। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करूं, यहाँ पर पूछा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेसिस, तो ऐसा नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इथीरियम ब्रोमाइड इज यूज्ड एज अ स्टेन इन विजुअलाइजिंग डीएनए ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल को रन करते हैं
उसके बाद डीएनए को देखने के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड को यूज़ करते हैं और उसके बाद हम अपनी जो जेल होती है उसको यूवी लाइट में रखते हैं। जब हम जेल को यूवी लाइट में रखते हैं तो हमें इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो यूवी के अंडर ब्राइट ऑरेंज कलर देता है, जिसकी वजह से हम अपनी डीएनए को देख पाते हैं। तो यहाँ पर पूछा पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है? First option is it intercalates between stacked base pairs and fluoresces when exposed to UV. It decreases the twist of helix and increases its migration through gel. No, migration में इसका कोई रोल नहीं होता. In presence of non-saturating amount of ethidium bromide, negatively supercoiled circular DNA migrates rapidly. तो third option is also incorrect. यहाँ पर पूछा है कि जब हम नॉन सैचुरेटिंग अमाउंट यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड का, तो जो नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड सर्कुलर डीएनए होता है वो रैपिडली माइग्रेट करना शुरू हो जाता है। ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है कि जो इथिडियम ब्रोमाइड है वो बेस पेयर्स के बीच में अपने आप को स्टैक कर लेता है, और जब हम अपने डीएनए को यूवी के अंडर देखते हैं तो वो ऑरेंज कलर की फ्लोरिसेंट लाइट जो है वो एमिट करता है, जिसकी वजह से हम डीएनए को देख पाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि ओनली फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट इज इन डिप्लॉयड सेल्स द टू कॉपीज ऑफ अ क्रोमोसोम वन डिलीवर्ड फ्रॉम ईच पेरेंट इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है कि एक जो डिप्लॉयड सेल्स होता है, यानी कि जिसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम की कॉपी जो है वो दोनों पेरेंट से आती है, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मदर से आते हैं और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फादर से आते हैं। अगर हम एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज की बात करें तो एक कॉपी जो है वो मदर से आएगी और एक कॉपी जो है वो फादर से आएगी। तो यहाँ पर पूछा है कि ये जो कॉपीज होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? एनालॉग्स, पैरालॉग्स, एलील्स या फिर होमोलॉग्स? एनालॉग्स नहीं होगा। एनालॉग्स इज यूज्ड फॉर टू कंपेरेबल थिंग्स। पैरालॉग्स भी नहीं होगा, क्योंकि पैरालॉग्स जो है वो जीन डुप्लीकेशन से फॉर्म होते हैं। जो डुप्लीकेटेड जीन होता है उसे हम कहते हैं पैरालॉग। एलील्स भी नहीं होगा, क्योंकि एलील्स आर यूज्ड फॉर टू फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक जीन के हमारे पास दो एलील्स होते हैं। दिस इज वेरी बेसिक, सबने पढ़ा होता है। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज होमोलॉग्स। टू कॉपीज ऑफ अ क्रोमोसोम वन फ्रॉम ईच पेरेंट इज कॉल्ड अ होमोलॉग। नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज दैट फंक्शन एज इंजाइम्स आर कॉल्ड। ऐसी एंटीबॉडीज जो इंजाइम्स का फंक्शन करती हैं, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करने में हेल्प करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स, एक्सट्रीमोजाइम्स, एब्जाइम्स या फिर सिंजाइम्स। तो अगर मैं राइबोजाइम्स की बात करूं, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? ये ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं। एक्सट्रीमोजाइम्स ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो वेरी हार्श एंड क्रिटिकल कंडीशंस में काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। सिंजाइम्स होते हैं सिंथेटिक इंजाइम्स। ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कुछ ऐसे चेंजेस किए होते हैं जिसकी वजह से ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस को ही कैटलाइज करते हैं। सो एब्जाइम्स इज योर करेक्ट ऑप्शन। एब्जाइम्स इज अ टर्म यूज्ड फॉर एंटीबॉडीज दैट वर्क एज enzymes, that are used as enzymes. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हिस्टोन प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोटिक डीएनए। डीएनए ऑफ लेंथ 145 बेस पेयर इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो हिस्टोन ऑक्टामर है उनके अराउंड 145 बेस पेयर का एक डीएनए जो है वो रैप्ड होता है। नेक्स्ट इज हिस्टोन H1 कॉल्ड लिंकर हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जो लिंकर हिस्टोन होता है जिसे हम H1 भी बोलते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यस, लिंकर जो लिंकर हिस्टोन मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। मोर देन 20% ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज इन हिस्टोन प्रोटीन्स आर ईदर लाइसिन और आर्जिनिन। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 20% ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज जो हिस्टोन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं वो या तो लाइसिन होते हैं या तो आर्जिनिन होते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रोक्रियोटिक डीएनए के केस में हमें हिस्टोन्स देखने को नहीं मिलते हैं। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां हमें हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज द डाइवेलेंट मेटल आयन दैट अटैचेस टू एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आर। डाइवेलेंट मेटल आयंस जो कि रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ आके बाइंड करते हैं वो कौन से होते हैं? फेरेसाइन नो, क्यूप्रिक आयन नो, मैंगनीज आयन नो। कुछ केसेस में मैंगनीज आयन भी होते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस जो है ये डीएनए पॉलीमरेज के साथ में आकर बाइंड करते हैं और फैसिलिटेट करवाते हैं इस एंजाइम की बाइंडिंग को।
on the template. Next question is, one kind of sequence that is particularly prone to mutations are. ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस जिनमें म्यूटेशंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? DNA microsatellite, DNA macrosatellite, all regions of DNA are equally prone, all sequences and linker DNA. So these options are incorrect. DNA microsatellite का जो region होता है, it is most prone to mutations. Microsatellite region में mutations होने के सबसे ज़्यादा chances होते हैं. So first is your correct option. Next is the transcription start site where RNA polymerase starts RNA synthesis is. तो आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर वो कौन सी साइट होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट करता है? इनिशिएशन साइट, ओराइज साइट, +1 साइट या फिर -1 साइट? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है +1 साइट। +1 साइट के ऊपर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और आरएनए सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट इज इन लैक ओपेरॉन द इंड्यूसर इज द मॉलिक्यूल ऑफ। लैक ओपेरॉन में जो इंड्यूसर मॉलिक्यूल होता है वो इनमें से कौन सा है? गैलेक्टोस, लैक्टोस, एलोलैक्टोस या फिर ग्लूकोस? तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज लैक्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? इनमें से कौन सा ट्रेट जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है? रिसेसिव ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनके लिए हमें दोनों रिसेसिव जीन्स की प्रेजेंस जरूरी होती है, और डोमिनेंट ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं जहां पर कोई भी एक डोमिनेंट एलील जो है वो जरूरी होता है। तो रिसेसिव ट्रेट के लिए हमें ये कंडीशन चाहिए होती है और डोमिनेंट ट्रेट के लिए हमें ये कंडीशन चाहिए होती है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ट्रेट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड रिसेसिव ट्रेट है? एल्बिनिज्म, हंटिंगटन डिजीज, डाउन सिंड्रोम या फिर कलर ब्लाइंडनेस? तो अगर मैं एल्बिनिज्म की बात करूं, एल्बिनिज्म इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट अगर मैं हंटिंगटन डिजीज की बात करूं, इट इज ऑटोसोमल dominant trait. Down syndrome is again autosomal recessive. Color blindness is X-linked recessive trait. So fourth is your correct option. In 1940, Barbara McClintock discovered that some strains of maize showed broken chromosomes more frequently. The genetic element responsible for this was. आपसे पूछा है कि 1940 में बारबरा मैक्लिंटॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि मेज के अंदर ब्रोकन क्रोमोसोम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बार देखने को मिलते हैं। तो बारबरा मैक्लिंटॉक जो है ये जंपिंग जीन्स की डिस्कवरी के लिए फेमस है। इन्होंने पहली बार मेज के अंदर जंपिंग जीन्स को डिस्कवर किया था, और जंपिंग जीन्स को हम एक और नाम देते हैं विच इज ट्रांसपोजॉन्स। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन. Translocation, transversion, translation are different things. Next is, during translation in prokaryotes, which of the following antibodies inhibits amino acyl tRNA binding to A site of 30S subunit of ribosomes? तो prokaryotes में ट्रांसलेशन के दौरान कौन सी एंटीबॉडी है जो कि अमाइनो एसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग को इनहिबिट करती है? कहां पर? 30S सबयूनिट की ए साइट के ऊपर। मान लेते हैं दिस इज योर राइबोसोम एंड दिस इज 30S सबयूनिट। तो ये जो 30S सबयूनिट है इसके ए साइट के ऊपर, इसका जो ए साइट होता है, इसके ए साइट के ऊपर अमाइनो एसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग होती है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी एंटीबॉडीज के नाम दिए हैं, साइक्लोहेक्सिमाइड, टेट्रासाइक्लिन, प्यूरोमाइसिन एंड क्लोरमफेनिकोल। ये सभी के सभी ट्रांसलेशन के इनहिबिटर्स हैं। इनमें से कौन सा इनहिबिटर है जो कि ए साइट के ऊपर जाकर बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से टीआरएनए, अमाइनो एसाइल टीआरएनए जो है वो ए साइट के ऊपर बाइंड नहीं कर सकता? तो सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सिमाइड की बात करते हैं। साइक्लोहेक्सिमाइड जो है ये इलोंगेशन को रोकता है, और ये EF2 की बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है। ये राइबोसोम्स के ऊपर जाकर बाइंड करता है जहां पर EF2 की बाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से EF2 वहां पर बाइंड नहीं हो पाता, यानी कि इलोंगेशन फैक्टर वहां पे बाइंड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इलोंगेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। प्यूरोमाइसिन क्या करता है? ये प्री मेच्योर चेन टर्मिनेशन करवाता है। ये एक सीक्वेंस को मिमिक करता है जो कि टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और चेन टर्मिनेशन को टाइम से पहले ही टर्मिनेट करवा देता है। क्लोरमफेनिकोल का क्या काम होता है?
ये भी एलोंगेशन को रोकता है। ये क्या करता है, ये 70s राइबोसोम के 50s सब यूनिट के ऊपर बाइंड करता है और पेप्टाइड्स के एडिशन को रोक देता है, जिसकी वजह से इलोंगेशन इनहिबिट हो जाती है। अगर मैं टेट्रासाइक्लिन की बात करूं तो टेट्रासाइक्लिन आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये 30s सब यूनिट का जो ए साइट है वहां पे जाके बाइंड करता है और अमाइनो एसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग को रोक देता है। सो सेकंड इज योर टेट्रासाइक्लिन इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next is during pulse field gel electrophoresis to resolve DNA molecules of the same mass, which of the following migrates the fastest through the gel? तो अगर हम pulse field gel electrophoresis की बात करें, pulse field gel electrophoresis में जो डाइजेस्टेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल्स जिनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, उन डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है जेल में रन करते करके और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को जेल पे लोड किया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो साइज के बेसिस पर एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जो स्मॉलर साइज के डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे वो फास्ट रन करेंगे और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होंगे वो स्लो रन करेंगे। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सबसे फास्ट माइग्रेट करेंगे इन द जेल। फर्स्ट इज निक्ड सर्कुलर डीएनए, सुपरकॉइल्ड सर्कुलर डीएनए, रिलैक्स्ड लीनियर डीएनए या फिर सुपरकॉइल्ड लीनियर डीएनए। तो यहाँ पर अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज में सबसे छोटा कौन सा होगा, सुपरकॉइल्ड सर्कुलर डीएनए। निक्ड सर्कुलर डीएनए, रिलैक्स लीनियर डीएनए, सुपरकॉइल लीनियर डीएनए के कंपैरिजन में जो सुपरकॉइल्ड सर्कुलर डीएनए है उसका साइज जो है वो सबसे ज्यादा छोटा होगा, इसलिए जो सुपरकॉइल्ड सर्कुलर डीएनए है वो सबसे फास्टेस्ट रेट पे मूव करेगा। सो सेकेंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज द सोर्स ऑफ प्रोटीएसिस। इनमें से कौन सा माइक्रोब जो है प्रोटीएसिस को प्रोड्यूस करता है। तो प्रोटीएसिस जो हैं ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इनमें से कौन सा माइक्रोब जो है वो प्रोटीएसिस को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जितने भी आपको माइक्रोब्स दिए हुए हैं ये कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रोटीएसिस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ई कोलाई जो है ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीएसिस को प्रोड्यूस करता है। सो थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर। बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजीज किसके लिए यूज की जाती हैं। अब बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं वो आपको आंसर में ही पता चल जाएगा। फर्स्ट इज मेक डिजीज्ड क्रॉप्स फ्री ऑफ डिजीजेस, नो। यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर मेडिकल पर्पसेस, नो। नन ऑफ द अबव तो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज क्लियर इन्वायरमेंट बाय रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉइल। यानी कि इन्वायरमेंट से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करके इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए बायो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज की जाती हैं। यहाँ पर हम बायोलॉजिकल टूल्स को यूज करते हैं अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट से टॉक्सिक मटेरियल को हटाने के लिए हम बायोलॉजिकल टूल्स का यूज करते हैं। So second option is your correct option. Next is pseudouridine and dihydrouridine are. Pseudouridine और dihydrouridine क्या है, क्या ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं? नो, these are not amino acids, these are nucleotides. आइसोमर्स ऑफ यूरिडीन, क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं यूरिडीन की? अगर मैं सीडो यूरिडीन की बात करूं तो सीडो यूरिडीन जो है ये एक आइसोमर होता है यूरिडीन का, लेकिन डाइहाइड्रोयूरिडीन इज नॉट एन आइसोमर ऑफ यूरिडीन। So second option is also incorrect. Unusual bases found in tRNA, point mutations in DNA. No, these are not mutations. These are unusual bases found in tRNA. tRNA के अंदर दो unusual bases पाए जाते हैं, which are pseudouridine and dihydrouridine. Next is which of the following is not a model organism used in biotechnological studies. Biotechnological studies में इनमें से किसे हम as a मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज नहीं किए करते। फर्स्ट इज मस्कुलस विच इज माउस, तो माउस को तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन इकोलाई भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है विच इज अ बैक्टीरिया। अरेबिडोप्सिस को भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं टीनोसिफेलिडाइंस फेलिस की, तो इसे हम मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज नहीं करते हैं। ये एक तरह की फ्ली है जिसे
मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अलावा फ्रॉग को बहुत यूज किया जाता है। देन सी एलिगेंस को यूज किया जाता है, विच इज अ प्रोटिस्ट। सेक्रोमाइसिस को बहुत यूज किया जाता है। देन टीनिया रीरो को बहुत यूज किया जाता है, विच इज व्हाट, ज़ेब्राफिश। तो ये कुछ मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं बायोटेक स्टडीज में, और इन्हें आपको याद रखना है। सो आज हमने किए हैं 20 क्वेश्चंस। सो बाकी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके जाना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।